नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और आज का दिन बेहद अहम है। और दिल्ली वासियों के लिए अगर बात करूं या फिर मैं पूरे देश की बात करूं तो सबके निगाह जो है वो इस बात पे टिकी हुई है कि आखिरकार इस बार सत्ता पर कौन काबिज होगा। क्या आम आदमी पार्टी इस बार फिर से अपना दमखम दिखाती हुई नजर आएगी या फिर बीजेपी कई सालों बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगी? क्योंकि 1993 के बाद बीजेपी अगर आती है तो 1993 के बाद 2025 में आएगी और जब 1993 में आई थी तो 49 सीटों से विजय हुई थी और 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे। यानी कि इतिहास क्या आज फिर दोहराया जाएगा? और इसी बात पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे खास मेहमान सतीश जी यहाँ पर मौजूद हैं। और सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला रुझान, क्या ये तब्दील होगा नतीजों में? पहले तो मेरा नाम आशुतोष माफ कीजिएगा, आशुतोष जी, माफ कीजिएगा। और रुझान की बात की जाए, अभी आप सामने देख रहे थे स्क्रीन पर, इस समय 29 सीटों के कुल टोटल रुझान आ चुके हैं, जिनमें से 17 पर आम आदमी पार्टी है और 12 पर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो अभी के रुझान है, ये रुझान पोस्टल बैलेट के हैं। पोस्टल बैलेट के बाद में जब हम आएंगे ईवीएम के ऊपर, तब स्थितियां क्लियर होंगी कहाँ पहुँचता है। जो बड़ी बात आपने कही है, 27 साल बाद एक और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी की राह देख रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में कि क्या केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ये आज तय हो जाएगा। आज तय हो जाएगा। लेकिन जो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है एग्जिट पोल्स में, आप देख लीजिए। एग्जिट पोल्स में भी हालांकि कई जो एग्जिट पोल आए हैं, ज़्यादातर, हालांकि थोड़ी सीटों का मार्जिन है, लेकिन बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। एग्जैक्ट पोल में बदलते नजर आएंगे और अगर एग्जैक्ट पोल में बदल जाते हैं तो इसका मुख्य कारण आपको क्या लगता है? देखिए, एग्जिट पोल जो विभिन्न सर्वे एजेंसियों के द्वारा कराए जाते हैं, वो भी हम और आप जैसे ही लोग होते हैं, जाते हैं, सैंपल लेते हैं और उनके आधार पर ही तय करते हैं कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन वो सब अनुमान होते हैं। फैक्ट्स में, एग्जैक्ट पोल में और एग्जिट पोल में जमीन आसमान का अंतर होता है। आज जो स्थिति सामने निकल करके आ रही है, वो लोगों ने जो परीक्षा दी है, उस परीक्षा का रिजल्ट निकल करके आ रहा है। हम जीतेंगे, हम फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएंगे या सेकंड डिवीजन पास हो जाएंगे, हमने कितना पढ़ा, हम एग्जाम से पहले उसका आकलन करते हैं। आपने भी पढ़ाई की होगी, हमने भी पढ़ाई की। लेकिन जब हम बोर्ड का एग्जाम देते हैं और जब दूसरे लोग हमारी कॉपी चेक करते हैं, तो पता चलता है कि असलियत क्या है। यहाँ पर जितनी भी पार्टी हैं, राजनीतिक दल हैं, उनकी कॉपी चेक कर चुकी है जनता। और अब जनता ने जब कॉपी चेक कर दी है, रिजल्ट आज आने वाला है। सबका बोर्ड एग्जाम हो चुका है, कौन फर्स्ट डिवीजन पास होगा, कौन सेकेंड डिवीजन पर रह जाएगा, कौन आगे जाएगा और कौन पीछे रह जाएगा, आज स्थितियां लगभग सब क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, क्योंकि जो वीआईपी सीटों की मैं बात करूं तो वीआईपी सीटों में एक सबसे बड़ी वीआईपी सीट हो जिसमें बड़ी लोगों की दिलचस्पी होगी, मुझे लगता है कि एक, चलिए नई दिल्ली की सीट तो है ही, लेकिन कालकाजी विधानसभा सीट से जो 3 धुरंधर इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, क्या लगता है? क्योंकि अभी जो ताज़ा रुझान आ रहे हैं उसमें आतिशी पीछे दिखाई दे रही है, संभव है? मैंने अभी आपसे कहा, ये पोस्टल बैलेट है और पोस्टल बैलेट को हम हार और जीत के किसी भी आंकड़े से तुलना नहीं कर सकते जब तक हम आगे ईवीएम पर नहीं पहुंचते हैं। 20 और 15 का हिसाब चल रहा है। 11 सर्वे जो हुए, उनमें से 9 ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। 2 ने ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में वापस आ सकती है। अगर हम पिछले एक बात करें, 2024 के लोकसभा चुनाव, तो 420 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार करती हुई दिख रही थी। स्थितियां कहां पहुंची, वो अकेले बहुमत के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच। वो नैरेटिव ही था ना आपकी बार 400 के पार। नहीं, मैं उसके नहीं कह रहा हूं, लेकिन एग्जिट पोल कई बार सही भी हुए हैं। महाराष्ट्र चुनाव हुआ, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ का हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, वहां पर जो भी एग्जिट पोल आए थे, जो अनुमान लगाए गए थे, वो अनुमान लगभग सटीक हुए थे। तो हम ये भी नहीं नकार सकते हैं कि जो एग्जिट पोल आए थे वो सही है या गलत है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि एग्जिट पोल ने जो बताया वो आंकड़ा बिल्कुल लगभग पास ही हो जाएगा। मुझे अभी बताया जा रहा है जंगपुरा से मनीष सिसोदिया भी पीछे, हालांकि फिर आप बोलेंगे बैलेट पेपर के हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैं अभी फिर वही कह रहा हूँ, कौन आगे है कौन पीछे है, ये स्थितियां जब तक 2 या 3 राउंड नहीं हो जाते हैं, तब तक आप कोई भी आकलन नहीं लगा सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जिसने देखा कि हम आगे हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए अंदर से खुश हो जाता है, और जो थोड़ा सा आंकड़ा जिसका पीछे रह जाता है, उसके अंदर बेचैनी होती है। कोई हनुमान जी के मंदिर में गए, आज कई लोग पहुंचे हैं, सुबह सुबह मंदिरों में घंटा जबरदस्त बजा है। जिन लोगों को दुआ पढ़नी थी, उन्होंने दुआ की है कि हम वापस आ जाएं। लेकिन जो भी है, जनता जनार्दन का फैसला तो ईवीएम में कैद है, और वो जिन की तरह कुछ देर में वापस आने। तो आप कहना चाहते हैं कि इस बार भी जल्दी जलेबी बनाने की गलती ना कर दें? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए कि कई बार, अगर आपको याद हो, 2-3 ऐसे हुए थे। हरियाणा का जब विधानसभा चुनाव हुआ, वही। और हरियाणा के छोड़ दीजिए, बिहार में विधानसभा का जब चुनाव हुआ था, और उसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री लगभग घोषित कर दिया था। कुछ अधिकारियों ने तो उनके यहाँ जाकर के हाजिरी लगानी भी शुरू कर दी, लेकिन जब तक फाइनल रिजल्ट आया तो पता चला कि
ढोल नगाड़े रखे रह गए, लड्डू लोगों ने जो पैक करवाए थे वो रखे रह गए और कहानी गड़बड़ हो गई, मिठाई फीकी हो गई। तो यहाँ मिठाई की जो मिठास है वो बनी रहे, उसके लिए सभी को इंतजार तो करना ही होगा। इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, 27 साल बाद अगर बीजेपी आती है, तो क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जो हुआ 3 मुख्यमंत्री चेंज हुए थे 5 साल में, क्यों ऐसा रहा है बीजेपी के साथ दिल्ली की सत्ता, दिल्ली की जनता के साथ? क्या दिल्ली की जनता दिल्ली की जनता का विश्वास नहीं जीत पाई है बीजेपी? देखिए, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और जो दिल्ली से चीज़ निकल करके आती है उसका इफेक्ट पूरे देश के ऊपर पड़ता है। जो 27 साल पहले की आप बात कह रही हैं, प्याज जब रेट उसके आसमान पर बढ़े, उसके बाद में सुषमा स्वराज उस समय मुख्यमंत्री थी और प्याज का ब्याज चुकाते चुकाते भारतीय जनता पार्टी को 27 साल हो गए और वो लगातार यही उम्मीद में है कि कब दिल्ली के ताज पर बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में ही रहते हैं और दिल्ली का मुख्यमंत्री भी दिल्ली में ही रहता है। भले ही दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा घोषित नहीं है, लेकिन कहते हैं किसी की नाक के नीचे उसको चने चबाना अगर जब स्थितियां हो जाती हैं तो टीस तो कहीं ना कहीं उठती है। अब उस टीस को कम करने के लिए इस बार बीजेपी ने पूरा जोर लगाया है। और ये जो चुनाव था इस बार का, मैं तमन्ना बताऊं आपको, ये चुनाव बीजेपी और अरविंद केजरीवाल के बीच में नहीं था। ये चुनाव था केजरीवाल हैं या केजरीवाल नहीं है। मतलब अहम की लड़ाई थी, वो हर पार्टी में रहती है। केजरीवाल इस बार चुनाव अगर किसी से लड़ रहे हैं तो वो खुद से चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की अन्ना आंदोलन से जब केजरीवाल निकले, उस समय उनकी एक छवि थी कट्टर ईमानदार की। उन्होंने कहा कि हम महल नहीं लेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे, कहीं कुछ नहीं लेंगे, हम आम आदमी की तरह चलेंगे। लेकिन धीरे 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 जब आज चौथा उनका मुख्यमंत्रित्व काल आने की जो उम्मीद है, तब तक उन्होंने खुद ही अपने लिए इतनी रास्ते मजबूत वैसे कर लिए, गड्ढे कर लिए कि अब उनको खुद से लड़ना पड़ रहा है, उनके अस्तित्व से लड़ना पड़ रहा है। जब उस समय राजनीतिक दल बना था आम आदमी पार्टी, तो बहुत से लोग उनके साथ में जुड़े, एक एक करके धीरे धीरे कम होते चले गए। तो अगर केजरीवाल इस बार भी जीत जाते हैं तो एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर के उभरेंगे और अगर हार जाते हैं तो उनको खुद मंथन करना होगा कि आखिर कमी कहाँ रही। और हार जीत का फैसला तो अभी आने में टाइम है। यानी कि कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के कलंक उन पर लगे हैं, या फिर जो शीश महल की बात होती है, उन सब से मुक्ति पा सकते हैं आज? एक बहुत बड़ी जीत होगी। अगर जीत जाएंगे तो उनके ऊपर जितने भी लगे हुए आरोप थे, उन आरोपों का जवाब देने के लिए हार जो चुके हैं लोग, उनके पास सवाल उठ जाएगा कि वो क्या कहते हैं। और अगर हार जाते हैं तो इनको मंथन करना होगा। अच्छा, तो इसमें जो क्योंकि जनता भी कहती है और ऑपोजिशन की पार्टियां भी कहती है, लेकिन हालांकि वो लोग भी वही चीज़ करते हैं, फ्री भी सेवा को लेकर कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो क्या मुफ्त की रेवड़ियां हावी नहीं होंगी? मुफ्त का किसको नहीं चाहिए? एक आम आदमी है, उसे मुफ्त में कोई चीज़ मिलती है वो भी। मेरा सवाल है कि मुफ्त की रेवड़ी वर्सेस भ्रष्टाचार का कलंक कैसे? भ्रष्टाचार का आरोप लगना और भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद में सबूत मिल जाना, दोनों बड़े अंतर होते हैं। मुफ्त की रेवड़ी दे देना और जनता को सुविधाएं देना। अगर आम आदमी पार्टी ने जनता को मुफ्त में पानी दे दिया है तो मैं उसको रेवड़ी नहीं मानता। अगर बिजली मुफ्त में दे दी है तो मैं उसको भी रेवड़ी नहीं मानता। जनता का हक है। जनता चाहती क्या है? जनता सड़क चाहती है, बिजली चाहती है, स्वास्थ्य चाहती है, शिक्षा चाहती है। केजरीवाल ने उस पर काम किया है दिल्ली में और काम दिखता है। लेकिन जब आपका 100 अच्छे काम और एक आपके ऊपर दाग लग जाता है, आप बहुत अच्छी ड्रेस पहने हैं और उस पर स्याही का हल्का सा दाग लग जाता है, तो आपकी उस अच्छी ड्रेस की कोई तारीफ नहीं करता। आपके कलीग भी आसपास देखेंगे तो आपसे कहेंगे आपकी ड्रेस पर दाग लग गया। तो दाग अच्छे नहीं होते। और हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि लगातार हम रुझान जो है आपको दिखाते जाएंगे और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी बने रहेंगे। और ये जो एनालिसिस होगा ये बिल्कुल निष्पक्ष एनालिसिस होगा, ये मैं आपको श्योर कर सकती हूँ। लेकिन तमाम बातें बड़ी समझने वाली हैं सर। जैसे कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि हमारा अधिकार है। अगर अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं तो क्या फिर विपक्षी दल ये कहेगा कि क्योंकि इस मुफ्त की रेवड़ियाँ सर अरविंद केजरीवाल ने शुरू की, लेकिन उसके बाद हर राज्य में ये बट रही हैं? जनता का वोट सबको चाहिए। और जब आप क्यों इस चीज पे इतना आरोप लगाते हैं? मुफ्त की रेवड़ियां क्यों बोलते हैं जब सभी कर रहे हैं? आपने कहा कि क्यों बोलते हैं, मैंने आपसे फिर उसी चीज पर कहा, पॉइंट पर मैं आता हूं कि मुफ्त की रेवड़ी और जनता को सुविधा देना, आप जो भी सुविधा देंगे उसको कहीं न कहीं कोई न कोई विपक्षी दल उसके ऊपर सवाल उठाएगा ही उठाएगा करके, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। और मुफ्त की रेवड़ी की जो आप बात करते हैं, जब 100 लोग एक और इकट्ठे हो जाते हैं और उनको मुफ्त में मिल रहा है और आप कहते हैं हम मुफ्त में नहीं देंगे तो आपको तो वोट ही नहीं मिलेगा।
जब आप वोट ही नहीं पाएंगे तो आप जनता के सामने पहुंचेंगे कैसे, आप चुनाव लड़ेंगे कैसे? तो वो तो आज के समय राजनीतिक दलों की मजबूरी बन चुकी है। विभिन्न घोषणाएं करनी तो होंगी ही, लेकिन उनको पूरा कितना कर पाते हैं, उनके लिए बजट कहां से लाते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं कहां से जुटाते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। मैं कई राज्यों की बात, जैसे आपने कहा अभी जो पंजाब सरकार की बात हुई थी, तो पंजाब ने भी कहा था कि हम पैसे देंगे, नहीं दे पाए वो 3 साल। जब 2 साल सरकार को हो गए तो एक बयान भी आया था मैं किसी नेता का, उनका कहना था कि अभी क्या हुआ, 3 साल अभी बाकी हैं, आगे दे देंगे। इंतजार नहीं करता यहाँ कोई। आपको चाहिए तो चाहिए, और अगर जब आप नहीं दे पाते हैं तो फिर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। हालांकि मैं विरोधी हूं, मैं कहता हूं कि मुफ्त में कहीं भी किसी भी चीज को नहीं देना चाहिए। मैं तो आरक्षण का भी विरोधी हूं। आरक्षण अगर हो तो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ना कि जातिगत आधार पर। लेकिन हमारे देश में जातिगत आरक्षण इतनी जबरदस्त पैठ बना चुका है कि आप उसको चाह करके भी खत्म नहीं कर सकते। उसी तरह से मुफ्त के जो वादे हैं, कई बार चुनाव आयोग ने उनके ऊपर लगाम कसने का प्रयास किया, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रयास किया, लेकिन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा देश जो है वो बहुत बड़ा है और लगातार चुनाव होते ही जा रहे हैं। अभी एक देश एक चुनाव की बात हुई थी, उस पर संसदीय समिति चर्चा कर रही है, देख रही क्या है। अगर हो जाता है, वो व्यवस्था लागू हो जाती है तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन राजनीतिक दल विरोध में है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल इसलिए विरोध में है कि जिस दिन एक देश एक चुनाव हो जाएगा उस दिन बहुत से क्षेत्रीय दलों के ऊपर संकट आ जाएगा। तो संकट से बचने के लिए रेवड़ियां तो बांटेंगे ही बांटेंगे। आपको कितनी मिल जाती हैं, हमें कितनी मिल जाती हैं, जनता को कितनी मिल जाती हैं, ये सब उसके भाग्य के ऊपर डिपेंड। लेकिन ये ट्रेंड तो गलत है ना। आप मुद्दों पे बात कीजिए, आपके जो मुद्दे हैं उस पे बात कीजिए। अगर एक पार्टी, और ये सर राज्य पर कर्ज उसका भी तो इफेक्ट डालता है, राज्य की संपदा पर भी तो इफेक्ट डालता है। आप देखिए कितने राज्य जो हैं वो कर्ज में हैं। हिमाचल ले लीजिए आप, तो इसका फायदा तो जनता ले रही है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको नुकसान भी तो झेलना पड़ रहा है। तो इसे खत्म कौन करेगा? सवाल तो यही है। जो व्यक्ति ये कहेगा कि हमेशा नहीं बांटेंगे, वो तो होड़ लगी है ना सर, बाहर हो जाएगा। तो गलत है ना सर। जहां पर नंगे होने की होड़ है, कौन कितना नंगा हो सकता है, उसमें फिर आप अपने आप को पाक साफ करने का प्रयास कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। हाँ, जिस दिन हमारे देश में कानून बन जाएगा इसको लेकर के, और डर के आगे, बहुत से लोग कहते हैं डर के आगे भूत भाग जाता है, तो जब कानून बन जाएगा कि आप इस तरीके की कोई चीज आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तभी कुछ होगा, उससे पहले नहीं होगा। रुझान आ गए हैं, 23 और 21 का आंकड़ा पहुंच गया है। 21 पर भारतीय जनता पार्टी है और 23 पर आम आदमी पार्टी है। अब देखते हैं आगे और क्या होता है। स्थितियां धीरे धीरे 50-50 की तरफ पहुंच रही हैं। 23 और 22 का आंकड़ा हो गया है, एक फाइट चल रही है। नेक टू नेक फाइट चल रही है। लेकिन जो लोगों ने अनुमान लगाए थे, अभी उन अनुमानों की कहीं भी झलक दिख नहीं रही है। 45-15, 55-15, ठीक है, तो वो अभी कहीं नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के खाते में भी अभी एक सीट दिखाई पड़ रही है, मतलब उनका खाता भी खुल रहा है। पिछले 2 चुनाव के बाद में उनके पास में कुछ भी नहीं था। अच्छा, कांग्रेस का तो जिक्र ही नहीं हुआ इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में। आपने जिक्र किया ही नहीं। कांग्रेस का जिक्र आपको करना चाहिए था। दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीदवार अच्छे खड़े किए हैं इस बार। अब आप ही देख लीजिए, मैं नई दिल्ली की ही बात करता हूँ। नई दिल्ली से एक पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल। एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित जी। संदीप दीक्षित की माँ शीला दीक्षित, आज भी अगर दिल्ली में जाते हैं हम लोग तो ये कहते हैं शीला दीक्षित ने काम बहुत कराया। हम साहब सिंह वर्मा का नाम नहीं लेते हैं, हम मदन लाल खुराना का नाम नहीं लेते हैं, हम सुषमा स्वराज का। आधे से ज्यादा लोगों ने नाम सुने भी नहीं होंगे। शीला दीक्षित का नाम लोग लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि शीला दीक्षित ने काम किया। दूसरे दल भी मानते हैं, अरविंद केजरीवाल भी ये मानते हैं कि हाँ, शीला दीक्षित ने काम किया था। अब तीसरे आ गए, जो आपने बताया था, वर्मा जी, साहब सिंह वर्मा जी के बेटे प्रवेश वर्मा भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो 3 मुख्यमंत्री के परिवार, मैं परिवार इसलिए कह रहा हूं कि एक और 2 बेटे हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहा है, वीआईपी है। हमने बात नहीं की आतिशी की। आतिशी मुख्यमंत्री है इस समय दिल्ली की और वो चुनाव लड़ रही हैं। अगर वो जीत जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी ने अपना सिक्का मजबूत रखा, लेकिन वहां पर भी लड़ाई, रमेश बिधोड़ी है, अलका लांबा है, मजबूत सीट है वो, ठीक है। मनीष सिसोदिया अभी कुछ देर पहले पीछे चल रहे थे, जीत जाएंगे तो उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे हुए थे, शिक्षा घोटाला या जो भी उसमें जुड़े हुए थे, वो उनसे आगे बढ़ेंगे। और अगर हार जाते हैं तो आज एक जनता नैरेटिव तय करती है। इस बार जनता अगर जिता देती है आम आदमी पार्टी को तो ये कहा जाएगा कि नहीं साहब, आम आदमी पार्टी अच्छी थी और उसको लोग जानबूझकर घेर रहे थे। लेकिन अगर हार जाएंगे तो यही कहा जाएगा कि नहीं, अपने कर्मों की सजा मिल गई। उसी तरीके से दिल्ली का हिसाब उसका बीजेपी का होगा। बीजेपी जीतती है तो 27 साल का वनवास खत्म हो जाएगा। आम आदमी पार्टी खराब थी इसलिए जीत गए, और अगर हार गए तो मोदी का मैजिक खत्म हो गया। कौन कहेगा?
जनता का है कि तो जनता ही जनार्दन है आज के सास की लड़ाई तो खैर तीनों के लिए है। और आप देखिए रुझान अगर मैं देखूं तो आम आदमी पार्टी 23, बीजेपी 22, कांग्रेस ने खाता खोला है जैसा कि आपने कहा एक, और एआईएमआईएम की भी बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि किंग मेकर वाली भूमिका में आ सकती है? किंग मेकर की भूमिका में तो आप तब आएंगे ना कि जब आपके पास में 1 या 2 सीट होगी। यहाँ तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, आईएमआईएम तो बहुत दूर है। वोट कटवा तो हो सकते हैं, 1% 2% वोट काट सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में जब कहीं आपको नैरेटिव सेट होता दिख रहा हो, यहाँ तो लड़ाई ही केवल और केवल 2 में दिख रही है। त्रिकोणीय लड़ाई भी नहीं है। त्रिकोणीय है ही नहीं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही लड़ाई है। और उसमें भी मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में लड़ाई नहीं है, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी में लड़ाई है। 2013 की आम आदमी पार्टी और 2025 की आम आदमी पार्टी जो है, उस आम आदमी पार्टी में लड़ाई है। और उनमें से 25 की आम आदमी पार्टी जीतती है तो केजरीवाल के लिए एक संजीवनी होगी, और अगर 13 की आम आदमी पार्टी जीतती है तो भी अरविंद केजरीवाल के लिए एक संजीवनी होगी। लेकिन अगर 25 की आम आदमी पार्टी हार जाती है तो लोग 2013 और 2025 जो 12 साल हुए हैं उसकी तुलना जरूर करना शुरू करेंगे। और देखिए हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और आप यहाँ पर आए, आपने हमारे साथ बातचीत की, चर्चा की, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि आप जैसे बुद्धिजीवी जब भी आते हैं तो मुझे तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि आप लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रहता है और जो पकड़ आप लोगों की पॉलिटिक्स पे होती है